हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज हमने बात करनी है एनर्जी पे। वैसे तो देखा जाए तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं। यू हैव हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन हमने जो यहाँ पे एनर्जी की बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, potential energy and total mechanical energy. This total mechanical energy is actually the sum of these two energies. तो हमारे इस टॉपिक में आज हम सिर्फ इन दो फोर्सेस एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल का मतलब है कैपेबिलिटी, हमारे अंदर कोई क्षमता है या नहीं, है ना। और ये हमें कैसे मिलती है? दिस इज द एनर्जी by virtue of position or configuration. मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट, नीचे की तरफ मूव कर रहा है बाय द वेट mg। यही उसकी फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड लेकर आ रही है। And it was lying at some height h, करेक्ट। तो ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज द अर्थ विच इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो हमने पढ़ा है कि वो फ्री फॉल में होता है। उसकी एनर्जी कैसे, वेलोसिटी इनिशियल कैसी होती है? ज़ीरो। फ्री फॉल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ, only under the effect of gravity। उसके पास कोई और फोर्स लग नहीं रही, that is mg। so now we can see that आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है एंड हाइट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, यानी h की वैल्यू डाउन हो रही है। सो वी कैन से दैट फोर्स बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल हमने क्या कह दिया? 0 डिग्री हो गया, क्योंकि एक वेक्टर डाउनवर्ड है फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, दोनों के वेक्टर्स डाउनवर्ड है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास? mg इंटू h। सो वर्क डन इन दिस केस बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड मूव करना चाह रहे हैं, लेट अस से वी आर गोइंग टू लिफ्ट अ बकेट, दिस इज पॉजिटिव। अगर हम एक बकेट को अपवर्ड मूव करना चाहें तो हमें मालूम है इसके पास फोर्स डाउनवर्ड एक ही लग रही है, दैट इज mg। और हमने एक फोर्स अप्लाई की है व्हेन इट जस्ट स्टार्ट मूविंग, मूव्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। सो जब आपके पास फोर्स अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी, सो एक्सेलरेशन क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की? 0, बिकॉज इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसे बोलते हैं व्हेन द टू फोर्सेस आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर, आर जस्ट इक्वल। तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। Fa इज इक्वल टू mg। सो नेट फोर्स कितनी है? 0 है, बट इट इज गोइंग टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। सो इस केस में हम देखते हैं द बकेट इज मूविंग अपवर्ड, लेट अस से इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ d अपवर्ड। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज FAD cos थीटा। यहाँ पे भी थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। सो इस केस में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। और अगर हम कहें वर्क इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड Fg एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो वी कैन राइट F applied FGD cos 180 degree, which is equal to FG D negative.
सो इसका मतलब वर्क डन बाय अर्थ विल बी और बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। सो वर्क डन की जो डायरेक्शन है, एनर्जी है, यानी यही वर्क डन क्या है आपके पास, एंड इट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये आ गया आपके पास FGD। नाउ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट is stored in the form of stored as its potential energy। ज़रा सोचो, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल किया है, तो जब आप उसको छोड़ोगे तो इट विल बी इनटू फ्री फॉल, तो वो एनर्जी उसके पास कहाँ से आई? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी in the as the work has been done on the object. So this is what is potential energy. What is the SI unit of potential energy? SI unit is again joules, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, and CGS unit is erg. What is the relationship between CGS and SI unit? 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. हम ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. So this is what is potential energy. तो लेट्स लुक एट काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? जब आपने एक बकेट को ऊपर की तरफ पुश किया था तो उसके पास आपने कुछ एनर्जी स्टोर की थी mgh, क्योंकि वो कुछ हाइट पे ट्रैवल कर रहा था, h डिस्टेंस ऊपर गया था. अब जब आप इसको छोड़ोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर फ्री फॉल. अंडर फ्री फॉल इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन नाउ. जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो डाउनवर्ड जब नीचे पहुंचेगा तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, राइट? इसके पास वेलोसिटी का चेंज मिलेगा. तो हमने वी थ्योरम भी की थी. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तो जब नीचे की तरफ आएगा तो अर्थ इसके ऊपर कुछ काम करेगी. सो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई मोशन आ जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय an object by virtue of its motion. So इस केस में उसके पास ऊपर कैसी एनर्जी है? सारी के सारी पोटेंशियल एनर्जी है. जब डाउनवर्ड आएगा तो हम क्या कहेंगे? 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये वैल्यू तो आपके पास 0 हो गई क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं. सो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास? ये वो एनर्जी होगी जो इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी. सो mgh शुड बी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर. m से m कैंसिल हो जाएगा. सो v कम्स आउट टू बी √2gh, राइट? और आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? वेरी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे वैल्यू 2gh रहेगा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बी इक्वल टू mgh. यानी जब आप नीचे आए हो तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी एट हाइट. तो इसी से यहीं से समझते हैं कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी total mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. तो हम दोनों जगहों पे देख लेते हैं. हमने जहाँ देखा एक ऑब्जेक्ट हाइट पे था, एट सम हाइट, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, चलो इसको बीच में पॉइंट को C मान लेते हैं. सो एट B अगर हम देखें तो एट B पॉइंट व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली एट सी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी अभी भी वही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और एट ए भी यही रहेगा, देयर इज़ नो चेंज. अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. अगर ये टोटल हाइट h है तो ये वैल्यू h की क्या होगी? 0. और ये क्या वैल्यू हो जाएगी? h मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू h. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है? 0, बिकॉज इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं. एट मैक्सिमम हाइट वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी चाहे v हो चाहे u हो, दोनों ही 0 होती हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh. काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0. वाई? बिकॉज h इज़ 0. तो यहाँ टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? 1/2 mv का स्क्वायर. और अभी हमने देखा कि v स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 2gh. तो टोटल एनर्जी यहाँ कितनी हो जाएगी? अगेन mgh.
तो इसका मतलब टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पे कंजर्व्ड हो रही है। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं एट सी पे क्या होगा। एट सी आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के लिए मुझे यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी नहीं है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास h/2। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh कितनी है हाफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, u की वैल्यू वैसे ही 0 है। सो v² कम्स आउट टू बी gh। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू गेट 1/2 m इंटू जी इंटू एच। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई एट सी। आइए देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी और एच की वैल्यू कितनी है h/2। टोटल कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल हो जाएगी आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1/2 mgh प्लस mgh/2. This comes out to be again mgh. So we see that total mechanical energy remains conserved. और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। ये तो ठीक है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, पर ये तक कब होगा। दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन द फोर्सेस acting on an object are conserved. अब ये क्या मतलब हुआ कि फोर्सेस आर कंजर्व्ड। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करें। सो फोर्सेस दैट डिपेंड्स ऑन initial and final position only are conservative. इसका मतलब क्या हो गया ये भी समझ लेते हैं। हमने कह तो दिया इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, उसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स समझिए। आपके पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, इन दोनों के बीच में एक लाइन, आपने लाइन ड्रॉ की राइट फ्रॉम द सेंटर्स, राइट, इसका नाम दे दिया आर। अब ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के लिए तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ से यहाँ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये भी तो एक मेथड है, मैं यहाँ से घूम फिर के आई, है ना। तो मैंने फोर्स कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करी, मैंने फोर्स की कैलकुलेट ए से लेके बी तक। आई हैव ड्रॉन अ सिंगल लाइन। सो ये रही इसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट, राइट। So ये force between A and B is dependent upon G m upon r का square, right? So ये r क्या है, this is displacement. Basically it is a displacement, a linear smallest linear distance between the two object. और वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो जहाँ पर भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी उनके द्वारा जो काम किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, कंजर्वेशनल एनर्जी। और यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसीलिए कंजर्व्ड है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस गिवन कॉन्सेप्ट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए आपने जब वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो भी इसी बात पे डिपेंड कर रही थी कि आप कहाँ से कहाँ मूव कर रही हो, मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। और पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल हाइट पे डिपेंड कर रही है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। आपके पास, हमने वैसे क्लास 9 में इन चीज़ों को देखा है। एक डिस्टेंस है ये h और दूसरा डिस्टेंस है आपने यूं पहुंच के ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक, ये भी एक डिस्टेंस हो गया। और तीसरा आपने कहा कि मैं लैडर चढ़ के जा रहा हूँ, ये लीजिए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, सच दैट इन दोनों के बीच में अगर हम चेक करें तो ये डिस्टेंस हाइट इतनी बनेगी। ये देखो इस पॉइंट ए का वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये पड़ा, यानी ये मैक्सिमम हाइट पड़ी है आपके पास। इसकी क्या वैल्यू है, दिस इज हैविंग सम x एंड 0। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, इसकी पोजीशन पे, बी पॉइंट की और ए पॉइंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड ही नहीं हुआ।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड ही नहीं हुआ, जस्ट लाइक इफ यू गो बाय स्टेयर्स और आप यहाँ पहुँच गए। मैंने कहा भाई अगर हम सीधा ही ड्रॉ कर ले तो कोई दिक्कत है क्या, लाइक दिस, राइट। तो आपको पता है कि G डज नॉट एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। अगर G हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्ट कर ही नहीं रहा तो आप मुझे बताइए आप कैसे लिखोगे F इज इक्वल टू mg। G तो है ही नहीं, कौन से कंपोनेंट में, x कंपोनेंट में, Gx होता ही नहीं। लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, mgy, यहाँ होता है क्योंकि G एक्ट्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमने कहा कि A से लेके B तक डिस्टेंस हाइट h, यहाँ भी A से B से लेके डिस्टेंस h, यहाँ भी h और यहाँ भी h। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन वन सिंगल लाइन जो कि आपने ड्रॉ किया है फ्रॉम A टू B, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है, अब आप बोलोगे तो हॉरिजॉन्टल है, नहीं, दिस इज इन स्पेस, क्योंकि G कैसा है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस यूनिवर्सल कांस्टेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वर्टिकल और हम हॉरिजॉन्टल की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, G की यूनिवर्सल वैल्यू कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन R की डायरेक्शन है, एंड दैट इज जस्ट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन इन एनी कोऑर्डिनेट्स। So this is what is the potential energy that does not depend upon the initial and final position. Same way kinetic energy, आप यहाँ पर कितनी velocity और यहाँ पर कितनी velocity वही देखना है, तो यहाँ पे जो velocity होगी वो यहाँ पे भी velocity होगी, क्योंकि vertical component देखना है। So you are going to see Vy only, not the Vx, वो काम ही नहीं कर रहा, right? So इसीलिए हम इसे बोलते हैं conservative force, and work done by the conservative force is called as conservative work या energy. So let's look at another concept on work done and energy with the help of a vertical circle. So let's look at the example number 7 from NCERT about the vertical circle. He says, a bob of mass small m is suspended by a light string of length capital L, and it is imparted a horizontal velocity at the lowest point A such that it completes a semicircle. तो semicircle का मतलब आपके पास ये लोएस्ट पॉइंट हो गया A और डायगनली ऑपोजिट पॉइंट हो गया C टू मेक अ semicircle, ठीक। ही सेज ये पॉइंट हो गया आपका C, जहाँ पर आपने A, जहाँ पे आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी है, दैट इज इक्वल टू V0, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। इसका मतलब आपने स्ट्रिंग को यहाँ से टाई किया होगा, तभी तो आपने उसको सर्कल में ड्रॉ किया। सो इसका मतलब ये रेडियस जो है वो कितना हो गया, L। एंड ही सेज दैट सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ऑन द रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इट बिकम स्लैक, यानी इसके बाद टेंशन खत्म हो गई। सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रही हूँ, मास को, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसके पास फोर्स क्या है, mg। ऊपर की तरफ क्या होगी, टेंशन। अगर ये वेलोसिटी लेके चल रहा है तो इसके पास V0 का स्क्वायर अपॉन R, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। सेम वे इस पॉइंट पर अगर हम आ जाएं तो इसके पास टेंशन कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, एंड इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रही है, अपवर्ड। सो वी कैन से mvc का स्क्वायर अपॉन L, R ना लेके, सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आप L लीजिए, तो we can just take L. So at C he says that string is going to slack, means tension becomes 0. अगर tension 0 है तो we know that mvc square upon L will be equal to m into g. Can we just cancel mg? We get vc square is equal to g into L, and velocity at C is equal to gl का under root meter per second, right? Now we know that by law of conservation of energy, the total mechanical energy at C will be equal to total mechanical energy at A. First thing. दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि H
मैक्स के पास पहुंचने पर मेरे पास जो वेलोसिटी क्या होती है वो हो जाती है 0, है ना। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी इफ़ इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स सेमी सर्कल और इट वुड लाइक टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। तो एच मैक्स पे 0 होती है, लेकिन यहाँ कंसिडर नहीं करनी बिकॉज इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इट इज़ प्रूव्ड इन द क्वेश्चन। सो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, इसको आप यहाँ छोड़ देंगे। सो हम क्या निकालेंगे, अब वेलोसिटी एट ए निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी एट ए निकालने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी आपके पास, इट शुड बी mg इंटू एल, बट ये तो उसने बोला है कि पार्टिकल जो है वो अपने कहाँ पड़ा है, लोएस्ट पॉइंट पे पड़ा है। लोएस्ट पॉइंट का मतलब g की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है, 0। सो ये कॉम्पोनेंट हो गया 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 mv नॉट के स्क्वायर के बारे में। सो टोटल एनर्जी का कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट सी। अब टोटल एनर्जी एट सी भी निकाल लेते हैं, वो भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय 2l, क्योंकि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट अगर A है तो हाईएस्ट कौन सा है, C, विच इज इक्वल टू 2l। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 m इंटू जी एल प्लस ट्वाइस ऑफ mgl, कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 5/2 mgl इज द टोटल एनर्जी। तो यही सब्सटीट्यूट यहाँ कर लेंगे, 5/2 mgl इज इक्वल टू 1/2 mv नॉट स्क्वायर, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो आपके पास v नॉट स्क्वायर कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5g इंटू एल। सो यानी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी कितनी आएगी, 5gl। ये वो वेलोसिटी है जिसके होने की वजह से आपके पास ये जो मास है इट कैन कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल, क्योंकि C पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, C पे स्टिल इट हैज़ गॉट सम वेलोसिटी दैट इज √gl। बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया इट कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द सेमी सर्कल लेफ्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब आपके पास इसने एक और क्वेश्चन में पार्ट दिया है, इट सेज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, हमने निकाल लिया, दैट इज √5gr √5gl। Then it says speed at points B and C, the ratio of the kinetic energy. It was given in the figure, but B point कहाँ पर है वो बता देते हैं आपको। B point यहाँ है, this is the B point they are asking about। पूछ रहा है B और C पे एनर्जी कंपेयर भी कर दो। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं कि B पे वेलोसिटी कितनी होगी, तभी तो आप एनर्जी कंपेयर करोगे। सो B पे वेलोसिटी क्या होगी, एट B टोटल एनर्जी तो अभी भी कंजर्व्ड है, दैट इज 5/2 mgl। ठीक, और बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, ये देखो, ये पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट से कितना हाई ऊपर चला गया, रेडियस जितना, यानी l डिस्टेंस अपार्ट। और हमने कहा था ये सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, राइट, इन द वर्टिकल सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 mvb स्क्वायर प्लस mgl will be equal to 5/2 mgl, करेक्ट। वेलोसिटी निकालनी है, वी कैन इजीली स्ट्राइक ऑफ द मास। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/2gl माइनस gl इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर। तो यहाँ से मास को कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास बचा 3gl इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 vb स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी एट b comes out to be gl, और we can say vb is equal to √3gl।
तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी b पे √3gl। अब उसने कहा था कि आप यहाँ पे एनर्जीज कंपेयर कर दो या वेलोसिटीज कंपेयर कर लो, एक ही बात है क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। ही सेड स्पीड्स एट द पॉइंट्स b और c कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन vb अपॉन vc। मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो कोई दिक्कत, वी कैन से 3gl डिवाइडेड बाय gl, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो vb अपॉन vc इज इक्वल टू √3। पूछा है कॉमेंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस एट पॉइंट c। देखो ट्रेजेक्ट्री बताने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट वेलोसिटी के अवेलेबल हैं। तो ये देखिए जब आप पॉइंट C पे हो यहाँ, तो इसके पास एक वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपने अभी निकाला कि वेलोसिटी आपके पास C पॉइंट पे कितनी आ रही है, √gl, है ना। और एक उसके पास वेलोसिटी कौन सी होने वाली है, डाउनवर्ड, क्योंकि आपने कहा टेंशन ख़त्म हो गई। जब टेंशन ख़त्म है तो स्ट्रिंग कट जाएगी, स्ट्रिंग कट जाएगी तो ऑब्जेक्ट विल बी इन फ्री फॉल, तो यानी इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिलेगा, दिस विल बी vy, दिस इज़ vx। तो इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे मूव करने वाला है, जब ये vy भी है vx भी और इसके ऊपर ये फ्री फॉल में होगा तो इट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, राइट। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में आपको नजर आएगा, करेक्ट। अब जैसे हमने बात की थी शुरू में कि बहुत सारी टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ हम कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज के बारे में समझेंगे, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो, और इसके साथ आपने कोई मास कट लगा दिया, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, हम यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं टिल द सेंटर ऑफ दिस पार्ट, तो इसको हमने मान लिया x टोटल। और अब आपने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड करके इट मूव्ड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, x डैश। What is a change in length? Change in the length is right from the center of this object to the center of this part. तो ये आ गया आपके पास डेल्टा x, यानी चेंज इन द लेंथ डायमेंशन। सो आपको पता है जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आती है, दिस विल बी -Fr। तो जो स्प्रिंग की एनर्जी है दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में है, कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं हम, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि हम एनर्जी किसकी निकालेंगे, स्प्रिंग की। सो ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इसका मतलब वर्क डन शुड बी इक्वल टू -F इंटू डॉट एक्स वैक्टर फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए ये जो मूवमेंट है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर हम छोटा सा एक पीस इसका निकाल लें, छोटा सा dx, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो वर्क डन कितना होगा, बहुत छोटा सा। सो इंस्टेंटेनियस वर्क डन इज इक्वल टू -F डॉट dx। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्सेस में हम डायरेक्टली ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो वेरिएबल फोर्सेस के लिए हमें कैलकुलस की यूज़ करना पड़ेगा, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने कहा ठीक है इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमने कहा dw इज इक्वल टू -F, और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, -dx। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx। हम माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, इट मीन्स एंगल हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। सो ये वाले माइनस को दोबारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे dw, या फिर आप ऐसा करें यहाँ माइनस ना लगो, हम ऐसा लिख लेंगे फोर्स इज इक्वल टू F डॉट dx। ऐसा कर लेते हैं, F डॉट dx इज इक्वल टू वर्क डन। What is F? That is -kx dot dx। माइनस क्यों कहा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बैकवर्ड लगती है। सो dw, नाउ वी हैव कहाँ से कहाँ, 0 से w तक। इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, x डैश से x तक। ठीक, अगर हम ये कह देते हैं लेट x डैश से नहीं, हम क्या करते हैं इनिशियल टू फाइनल करेंगे, है ना। तो वी विल राइट
x टू x डैश। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, सो x डैश विल बी इक्वल टू x, विल यूज दिस ऑल्सो। तो आपके पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के बाहर माइनस एक्स डॉट डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 1 dx, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वी राइट x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी x² बाय 2, सो यू पुट दैट एज x² बाय 2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, x से x डैश तक। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस के x डैश स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। क्यों किया हमने, क्योंकि यू हैव टू पुट द सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट फर्स्ट, दिस इज माय अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, और दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सो यू गेट माइनस के एक्स डैश माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, है ना, हमने बात की थी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सो एक्स डैश का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। So work done is equal to potential energy. Work done on the spring is stored in the form of energy. So this is the potential energy of the spring which comes out to be minus 1/2 k x का स्क्वायर। मैंने क्यों कहा था कि अगर x डैश को हम x मान लें और x को 0 मान लें तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस 1/2 x का स्क्वायर हो जाएगी। इफ़ यू डोंट वांट सो माइनस 1/2 k डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी द एवरेज चेंज इन द एवरेज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी द एवरेज वर्क डन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो कि भाई एक्स डैश का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक बात और ध्यान रखिएगा। सो वर्क डन फाइनल विल बी इक्वल टू 1/2 के एक्स का डैश का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, राइट। तो हम वर्क डन ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। So how can we give a relationship between the kinetic energy and the potential energy in a graphical form? So आपको मालूम है कि अगर हम एक पेंडुलम को लेते हैं तो ये उसका मेन पोजीशन है और ये हमने कहा उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो ये है मेरे पास डिस्टेंस हाइट, यानी जो उसने ट्रैवल किया है। दीज आर दी एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज़ मैक्सिमम एंड हाइट क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ टोटल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, विच इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, मैक्सिमम, यही टोटल एनर्जी होगा। इसका मतलब आप देखोगे हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है, हाइट नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रॉम द मीन पोजीशन प्लस एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो, बट आप देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी कैन ओनली बी पॉजिटिव, कैन ओनली बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं जी वेलोसिटी इधर जा रहा है पॉजिटिव है, इधर जा रहा है नेगेटिव, तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर। सो अगर मैं लिखूँ 1/2 एम वी माइनस वी का स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी वेरिएबल, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इवन। सो इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलती। बट पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, एम जी एच है, एच पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। सो इन दोनों का ग्राफ समझते हैं क्या है। अगर कोई पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज़ीरो, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ फिर से हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आइए इसका छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं, राइट।
तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ये ज़ीरो है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, फिर ये ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ ये ज़ीरो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट? सो लेट दिस साइड इज़ पॉजिटिव, लेट दिस साइड इज़ नेगेटिव, और ये जो है मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे देखो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। So this is an example with us, that is to simulate, simulate का मतलब क्या होता है? Simulate का मतलब होता है to experiment in a lab. To simulate car accidents, auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constant, यानी K की वैल्यू different होगी. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg. It is moving with a speed of 18 km per hour. Now this unit is not our SI unit. इसको convert कर लेंगे, 18 multiplied by 5 by 18, ये cancel हो जाएगा, you will get 5 meter per second. Right? उसके बाद he said on the smooth road, यानी friction नहीं है. It collides with a horizontally mounted spring of spring constant K की वैल्यू आपको दिया है 5.25 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे दी है। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस केस में ये रहा आपके पास एक स्प्रिंग जो कि वॉल माउंटेड है, ठीक, और ये रहा आपके पास एक सिमुलेशन के लिए जो यूज़ किया गया व्हीकल है। इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी u। तो जब इससे टकराएगा तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा सा जो भी है ये कंप्रेस हो जाएगा। सो देयर विल बी चेंज इन इट्स डायमेंशन। आप देख रहे हो फोर्स कैसे लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है, कंप्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। और इसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 1/2 mu का स्क्वायर, दैट इज 1/2 into 1000 multiplied by 5 का स्क्वायर इज 25. So you get 500 which is equal to 1250. क्या हमने सारी यूनिट्स कन्वर्ट कर ली? Yes. So kinetic energy comes out to be 1000 kg, 5 स्क्वायर में 1/2, 225, 125 0 जूल्स। सो ये आ गया आपके पास 1.25 into 10⁵ 4 जूल्स। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद बोला है कि जब कार उसके साथ हिट हुई है, कोलाइड किया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी विल बी 0। सो इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो एक मूविंग व्हीकल की थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि वो सारा उसने कोलाइड करके उसको दे दिया। सो व्हाट इज द स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है 1/2 kx का स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये x ही फाइंड आउट करना है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा 12500 इंटू x का स्क्वायर। सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 into 12500 divided by 5.25 into 10⁻³. So x comes out to be √250 with 3 zeros divided by 5.25. We can write it as into 10⁻³ into 10⁻² divided by 525. तो ये वैल्यूज़ तीनों यहाँ से कट जाएंगी, तो यू विल गेट 25 divided by 525 with 2 zeros का अंडर रूट। दिस वैल्यू approximately comes out to be 2 meters. So let's look at the another question.
He said consider the same example taking the coefficient of friction to be equal to 0.5 and calculate the maximum compression. कंडीशन अभी भी वही है लेकिन इस बार सरफेस रफ हो गया. तो ये आपके पास एक स्प्रिंग दिया है और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया विच इज़ गोइंग टू मूव ऑन अ रफ सरफेस, जिसकी वजह से जब कंप्रेशन होगा तो ये वैल्यू जो x की आएगी ऑन कंप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट किस पे मूव कर रहा था? एक रफ सरफेस पे मूव कर रहा था. ये है रफ सरफेस. अब रफ सरफेस है तो इसका मतलब जितनी भी इसके पास एनर्जी है वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. सो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. किस किस में डिवाइड होगी? एक तो स्प्रिंग एनर्जी में 1/2 kx का स्क्वायर, और दूसरा ये डिवाइड हो जाएगी फ्रिक्शनल एनर्जी में. तो आपको अच्छे से पता है अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे. व्हाट इज इक्वल टू फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? ये mg हो गया, ये n हो गया. सो आपके पास f कितनी आ जाती है? दैट इज म्यू इंटू n. और इस केस में क्या हो जाएगा? म्यू m इंटू जी. और डिस्प्लेसमेंट वही लेनी है जो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है. सो यू विल गेट म्यू m g इंटू x. तो इस बार ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके लूज हुई है यानी इट हैज़ लॉस्ट द एनर्जी टू द स्प्रिंग एज वेल एज टू फ्रिक्शन. तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे वी जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑल द वैल्यूज. दिस वाज 12500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 525 इट वॉज 10⁻³ सो 0 प्लस म्यू की वैल्यू दी है 0.5, मास वॉज 1000. To make our calculation easy, we can just take 10 as g and the displacement आपको फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2. सो हमारे पास आ गया 12500 इज इक्वल टू 2625 x स्क्वायर प्लस 5000x. इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.35 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट इज़ डेफिनेटली लेस देन 2 मीटर बिकॉज एनर्जी हैज़ बिन लॉस्ट टू फ्रिक्शन अलॉन्ग विथ स्प्रिंग. फ्रिक्शन, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन इकट्ठे कर दिए, वाह फ्रिंग बना दिया टू फ्रिक्शन, राइट. तो इसकी वैल्यू कम आएगी. तो हमने वर्क डिस्कस किया, हमने एनर्जी डिस्कस की. लेट अस टॉक अबाउट the last topic for today, that is power. Power is what? Work done per unit time, यानी rate of doing work is called as power. So power is equal to delta W upon delta T if you are talking about average, and if we talk about instantaneous तो हम क्या लिखेंगे? dW by dt, correct. सो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू वी विच इज़ एवरेज वेलोसिटी. क्योंकि आप एवरेज की बात कर रहे हो तो पावर भी क्या हो जाएगी? एवरेज. सिमिलरली यहाँ इंस्टेंटेनियस में क्या लिखेंगे? डी एफ इंटू एक्स अपॉन डी डी टी. एफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पावर, and this is equal to f dot v instantaneous. So आपके पास पावर भी क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? सब पुरानी चीज़ें हैं. दिस इज समथिंग ठीक है +1 में आपको करना है, बट अदरवाइज ऑल एवरीथिंग इज यू हैव ऑलरेडी डन इन द 9th क्लास. तो SI यूनिट क्या होगी? वॉट, डिनोटेड बाय W. एक यूनिट आप और करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर. Mechanical unit of power is horsepower, HP. 1 HP is equal to 746 watt. ये रिलेशनशिप हमें कई न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ पावर. अगर हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, सो ये रही आपके पास एक x and y ग्राफ. दिस इज़ वेलोसिटी, दिस इज़ फोर्स, नॉट पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी. सो ये ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्राफ लीनियर बनेगा,
लेकिन ये ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू P अपॉन V है. सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V एंड पावर इज कांस्टेंट. जब ये वैल्यू होती है तो लीनियर ग्राफ नहीं बनता, द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is force and this is velocity. So this is what is power. Just let us look at the last question from NCERT. ये है आपके पास. So you have the question, an elevator can carry a maximum load of 1800 kg, यानी आपको mass given है, is moving up with constant speed. Acceleration नहीं है, speed है. ये वैल्यू आपको U की दी. द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग इज 4000 न्यूटन. डिटर्मिन मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू डिलीवर दिस मोटर. अब देखिए, और साथ में पूछा है हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट कर देना. तो अगर मेरे पास एक एलिवेटर है, जिसका मास आपको दिया है 1800 किलोग्राम, तो यहाँ नीचे फोर्स क्या लग रही है, mg. एक्सेलरेशन तो लग नहीं रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही होगी, डाउनवर्ड. दिस इज माय फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज माय नेट फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक, जो कि मेरे को मिलेगी नेट फोर्स. इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस f. बोलिए फोर्स, ठीक. अब उसने बोला है कि मुझे पावर बताइए, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो फोर्स की वैल्यू पहले फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. फोर्स कितनी हो जाएगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 ले लेते हैं, प्लस 4000. ये फोर्स हो जाएगा 1800, नॉट 1000. सो इट इज इक्वल टू 22,000 विल बी द फोर्स. और वेलोसिटी उसने बोला है 2 मीटर पर सेकेंड. तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 22,000. 22,000 इज इक्वल टू 44,000 वॉट. तो ये तो आ गया आपके पास जो पावर मोटर ने डिलीवर करनी है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है, इसलिए ज़्यादा पावर देगा. मुझे हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर दो. वी नो दैट 1 वॉट 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, राइट. तो 44,000 वॉट किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लगाना है आपको. मल्टीप्लाई बाय 44,000, दिस विल बी दी हॉर्स पावर, विच कम्स आउट टू बी नियरली 59 हॉर्स पावर, probably 59 or 54, just calculate that will be the answer. So आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे collisions के ऊपर. That is based upon law of conservation of mass, law of conservation of momentum and law of conservation of energy. So we'll look forward to you in the next class. Till then, take